नमस्कार दोस्तों। आज हॉस्पिटल शेयर्स में वीकनेस देखने को मिली, कमजोरी हुई और कुछ कुछ जगहों पे नरमी थी, प्रॉफिट बुकिंग थी, जो भी कह लीजिए आप। तो क्या ये एक खरीदारी का मौका है या एक रेगुलेटरी रिस्क खड़ा हो रहा है? क्योंकि एक ऐसी खबर आई जिसकी वजह से पूरे हॉस्पिटल सेक्टर में एक शंका का भाव पैदा हुआ है। तो ये रेगुलेटरी रिस्क कितना रियल है, इसका कितना असर होगा या असर नहीं होगा, और इस करेक्शन का आपको क्या फायदा उठा के खरीदारी करनी चाहिए, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्या माहौल था हॉस्पिटल सेक्टर के स्टॉक्स में, किस किस तरीके की चीजें आई। तो जो दिग्गज हॉस्पिटल है मैंने उनको लिया है। तो अपोलो हॉस्पिटल आप देखिए, मैक्स हेल्थ केयर, मणिपाल हेल्थ, एस्टर डीएम, फोर्टिस, सब एक एक दो दो तीन तीन परसेंट कमजोरी हुए। यथार्थ हॉस्पिटल 3.5-4% के आसपास गया, जुपिटर लाइफ, रेनबो। तो जितने प्रमुख हॉस्पिटल्स थे वो हमने देखा, और बहुत सारे स्टॉक्स में नरमी थी, लेकिन कुछ उदाहरण के लिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये गिरावट पहले तो देखिए क्यों आई, क्योंकि पार्लियामेंट पैनल का मतलब ये है कि जो संसद है, लोकसभा है, उसमें जो स्थायी समितियां होती हैं इनको पार्लियामेंट्री पैनल बोलते हैं। और वो कमेटीज जो है अलग अलग विभागों की, अलग अलग मंत्रालयों की होती है, और वो समय समय पर अलग अलग विषयों पे अपने सुझाव देती हैं। तो हेल्थ केयर की जो मिनिस्ट्री थी, उसकी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थायी समिति जो है, जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिला के बनती है, उसने अपने कुछ सुझाव दिए। उस सुझाव के आधार पर मार्केट में हुआ। तो हाईलाइट क्या थी? सबसे बड़ी चीज जो आपने सुनी होगी कि जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो बेड्स हैं, उनको प्राइस कैप किया जाए। तो वो एक बड़ा चैलेंज बना। फिर उन्होंने हाईलाइट में कहा कि जीडीपी के 1.3 के सामने 2.5 होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, 8 गुना से 15 गुना तक चार्ज करते हैं। और उनके जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें 1000 पे 0.79 बेड है। और उनकी जो बिलिंग है प्राइवेट सेक्टर की, वो बहुत ज्यादा है। 3 स्टार से ज्यादा उनको पैसे नहीं लेने चाहिए मेट्रो में। ऐसे तमाम सारी उन्होंने चीजें रखी। उस पर जो है मार्केट में एक चिंता की बात आई। जो टॉप रिकमेंडेशन है, जो चिंता की बात है, उनको आप देखिए धीरे धीरे समझते हैं इसको। पहले रिकमेंडेशन क्या होगी? एस्टैब्लिश अ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन टू इम्पोज स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस ऑन नेसेसरी ऑपरेशंस एंड डायग्नोस्टिक्स इन द मैंडेट द हॉस्पिटल पब्लिश ए सिंगल शेड्यूल ऑफ चार्जेस। क्या मतलब है इसका? कि प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर निगरानी करने के लिए एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म हो, जो उनकी डायग्नोस्टिक्स यानी जो टेस्ट होते हैं तरह तरह के, उसके एक स्टैंडर्ड प्राइसिंग हो, और उसकी एक लिमिट हो कि इससे ज्यादा प्राइसिंग नहीं कर सकते हैं। और जो अदर चार्जेस उनके हैं, वो बेड का चार्ज है, डॉक्टर विजिट का चार्ज है, बैंडेज का चार्ज है, खाने का चार्ज है, वो सब स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए। फिर इन्हें मेजर मेट्रोपॉलिटन एरियाज, बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इस तरह के जो शहर हैं, वहां पे एक हॉस्पिटल का रूम उस इलाके के 3 स्टार होटल के रूम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि रूम टैरिफ हॉस्पिटल्स की 10-10, 12-12, 15-15 हजार तक जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हॉस्पिटल इसमें लूट वर्ड कहना तो गलत होगा, लेकिन बहुत ओवर प्राइसिंग करते हैं। तो पार्लियामेंट पैनल का ये कहना है कि अगर मुंबई या दिल्ली में भी है कोई हॉस्पिटल, सपोज अंधेरी के कोकिलाबेन हॉस्पिटल की बात हो, या टाउन के जसलोक हॉस्पिटल की बात हो, या दिल्ली के गुड़गांव के मेदांता की बात हो, या मैक्स हेल्थ केयर की बात हो, आपकी जो रूम रेंट है वो 3 स्टार होटल के रूम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो भी उस समय प्रिवेलिंग हो। अब 3 स्टार होटल का रूम रेंट का कोई स्टैंडर्ड है क्या? हर 3 स्टार होटल अलग अलग लेता है। लेकिन पार्लियामेंट पैनल ने एक तरीके से मोटे तौर पे कहा कि जो बहुत ओवर प्राइसिंग हो रही है उसको नीचे करा जाना चाहिए। तो ये भी बड़ी बात कही। फिर उन्होंने कहा प्रायर टू कॉम्प्लेक्स और एक्सटेंडेड ट्रीटमेंट, टर्शियरी हॉस्पिटल शुड ऑफर ए लीगली बाइंडिंग कॉम्प्रहेंसिव कॉस्ट एस्टिमेट। यानी कोई भी इलाज शुरू करने से पहले हॉस्पिटल ये बताएगा कि इस इलाज में कितना पैसा लगभग खर्च होगा, और उसके हिसाब से वो पूरा पेशेंट को गाइड करेगा। ऐसा नहीं कि
पहले इलाज कर लिया, उसके बाद बिल थमा दिया। कई बार आपने केस सुना होगा कि लाखों करोड़ के बिल आ जाते हैं, करोड़ तो नहीं लाखों के बिल आ जाते हैं। लेकिन कई बार होता है कि वो एक्सीड कर सकता है, कि आपको अगर आईसीयू में या एक्सटेंसिव इंटेंसिव केयर यूनिट में किसी को रख दिया तो हजारों रुपए पर डे बिल बनता है, 1 लाख रुपए रोज तक का बिल बनता है। तो ये चीजें पहले से पेशेंट के या उसके तीमारदारों के साथ डिस्कस होनी चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि डुअल प्राइसिंग बिटवीन पेशेंट्स with and without insurance should be excessively forbidden by IRDAI। IRDAI क्या है? IRDAI हेल्थ केयर इंश्योरेंस या इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है, और उसकी जिम्मेदारी है कि जो इंश्योर्ड पेशेंट हैं और जो अनइंश्योर्ड पेशेंट हैं, दोनों के बीच में जो एक गैप क्रिएट हो गया है, जो डुअल प्राइसिंग चल रही है, उसको खत्म किया जाए। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर का क्या लेना देना भैया इससे, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, लेकिन डॉक्टर आपसे ये पूछता है कि आपका इंश्योरेंस है क्या। अगर आप कहते हैं हाँ है, तो वो तुरंत एक पैकेज आपको बताता है, और अगर नहीं है तो दूसरे हिसाब से करता है। तो उसका कहना है ये खत्म होना चाहिए। क्यों ड्यूअल प्राइसिंग होनी चाहिए? आपसे क्या लेना देना इंश्योरेंस से? हॉस्पिटल को पैसे मिलने से मतलब है, वो इंश्योरेंस से आ रहे हैं या मैं अपने दादाजी के अकाउंट से लेके आ रहा हूं या मैं भीख मांग के ला रहा हूं, आपसे क्या मतलब इसका? अगर आप इंश्योरेंस देख के हमारा इलाज कर रहे हैं तो गड़बड़ है ना। तो पार्लियामेंट पैनल ने कहा उसको भी ठीक करें। फिर कहते हैं अ परसेंटेज ऑफ प्रीमियम पेइंग हाई नेटवर्थ अर्निंग शुड बी सेट असाइड फॉर मेजर प्राइवेट हॉस्पिटल टू सपोर्ट पेशेंट हुआ लेस फॉर्चुनेट। इसमें जैसे जो हेल्थ टूरिज्म के लिए लोग आते हैं, मतलब विदेश से कोई आदमी आया अपना इलाज कराने के लिए, तो उससे ज्यादा पैसे लेते हैं, या कोई बहुत अल्ट्रा हाई नेटवर्थ से आपने ज्यादा फीस ली है, तो उसका कुछ हिस्सा गरीबों की मदद के लिए किया जाए। ये एक बहुत ही मुझे लगता है कि ऐसा बात कही जा रही है जिसका कोई लॉजिक नहीं है, और ये इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकती। हाउ विल यू डिसाइड कि समवन इज अल्ट्रा एचएनआई एंड यू शुड चार्जेस मोर? कांट डू इट। तो ये पता नहीं पैनल ने कुछ भी लिख दिया है। उसके बाद लिखा है कि सेट 30 डे डेडलाइन फॉर इंश्योरेंस क्लेम्स विद पैनल इंटरेस्ट, दैट इज परफेक्ट। कि भैया इंश्योरेंस क्लेम आपका जो है वो 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए हर कीमत पर, और इंश्योरेंस कंपनियां जो मनमानी करती हैं कि आपको अलाउ नहीं करती, वो नहीं करती, उसको खत्म करना चाहिए। तो ये भी एक पैनल लिखा। फिर लिखा है उसने ऑडिट ड्रग मार्जिन, टाइटन एंटीबायोटिक सेल रूल्स। हॉस्पिटल्स में धड़ल्ले से एंटीबायोटिक बेची जाती है जो कि हेल्थ हजार्डस है, और हॉस्पिटल की प्राइसिंग और बाहर की प्राइसिंग में बहुत फर्क है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो बहुत सारी मेडिकल चेन्स हैं वो आपको 15 से 20% का डिस्काउंट देती हैं, और किसी किसी दुकान पे एमआरपी मिलता है, ऑनलाइन वाले और ज्यादा डिस्काउंट देते हैं, हॉस्पिटल की कुछ और एमआरपी होती है। तो एक ही दवा की 10 तरह की एमआरपी कैसे हो सकती है? तो वो एक बात यहाँ पे कही गई है कि उसको भी ठीक करना चाहिए। फिर ये कहा गया कि यूज मेडिकल टूरिज्म रेवेन्यू टू सब्सिडाइज पुअर पेशेंट, जो मैंने अभी आपको बताया कि हाई नेटवर्थ प्लस मेडिकल टूरिज्म वाले। क्रिएट हेल्थ केयर कैपेक्स फंड फॉर रूरल हॉस्पिटल एक्सपेंशन, ये सरकारी व्यवस्था बनाई जाए कि कैपेक्स करिए और हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर बढ़ाइए, जीडीपी का रेज करिए उसको, ये सब चीजें उनके लिए हैं। प्रपोज इंश्योरेंस एट 4,000 to 6,000 पर ईयर फॉर 40 करोड़ इनफॉर्मल वर्कर्स। इस देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अनइंश्योर्ड हैं। कुछ तो वो सरकार की जो आयुष्मान कार्ड है उसके थ्रू है, कुछ बहुत सारे लोगों ने निजी ले रखा है, कुछ कंपनी के थ्रू इंश्योर्ड होते हैं, लेकिन 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका कोई इंश्योरेंस नहीं है, अनकवर्ड है वो। तो उनके लिए बेसिक एक प्लान सरकार विचार करे जिसकी एनुअल प्रीमियम 4,000 से 6,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पुश फॉर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल एडमिन कैडर टू फ्री डॉक्टर्स फ्रॉम एडमिन वर्क। मैं इसके समर्थन में हूं। डॉक्टर से एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं कराना चाहिए। जैसे ज्यादातर हॉस्पिटल्स के जो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हैं वो डॉक्टर हैं। क्यों? एमएस का काम पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव है कि हॉस्पिटल कैसे रन कर रहा है, डॉक्टर समय पे आ रहे कि नहीं आ रहे, ड्यूटी रोस्टर क्या है, मेडिसिन में क्या है, सर्जरी में क्या हो रहा है, किसकी सर्जरी, कैसी सर्जरी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। इसका डॉक्टर्स क्या है देना? तो किसी भी हॉस्पिटल का मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर नहीं होना चाहिए, वो कोई हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स किया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। तो उसको भी एक ध्यान में रखना चाहिए, ये भी उसमें सुझाव दिया गया है। अब इन सारे सुझावों के मद्देनजर इसका मतलब क्या है? देखिए, क्यों ऐसा किया गया और क्या मतलब, इसको समझ लेते हैं। पहली चीज तो ये
जो जितने भी रूल्स आए हैं ये इसको गुड इंटेंट और गुड फ्रेम में देखना चाहिए। पार्लियामेंट पैनल ने सही तरीके से चीजों को एनालाइज किया रखा है कि भाई हॉस्पिटल सेक्टर में हेल्थ केयर बहुत महंगा है, इंडिया का हेल्थ केयर 11% के आसपास है, इट शुड बी रिड्यूस्ड। आई 100% सपोर्ट दिस, और इसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, सबको अच्छी हेल्थ केयर मिले और अनाप शनाप बिलिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये पार्लियामेंट पैनल की रिकमेंडेशंस है, क्या ये मैंडेटरी है? बिल्कुल नहीं। जब तक गवर्नमेंट इनको एक्सेप्ट करके रूल्स नहीं बनाती तब तक इनका लागू होना नहीं है। तो फर्क समझिएगा, आज स्टॉक्स में इंस्टेंट जो रिएक्शन आ गया उसका ये मतलब नहीं कि कल से लागू हो रहे हैं। अभी ये रिकमेंडेशंस हैं, गवर्नमेंट इनको एक्सेप्ट करे और इंप्लीमेंट करे, ये दोनों भी अलग अलग चीजें। एक्सेप्ट तो कर लेगी गवर्नमेंट, पार्लियामेंट पहले तो एक्सेप्ट करेगी, फिर वहां हमने संस्तुतियां एक्सेप्ट कर ली, इसके बाद इनको इनेक्ट करने के लिए आप रूल लेके आएंगे, लॉ बनाएंगे, उसमें फर्क है। तो पहले तो इसलिए ये सजेशन है, मैंडेटरी नहीं है, अभी इसके आगे एक प्रक्रिया बाकी है। जब तक ये रूल नहीं बन जाते तब तक ये फोर्स में नहीं आएंगे, इसलिए आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है कि अगर ये फोर्स में आए तो जो बहुत बड़ी मात्रा में प्राइवेट इक्विटी ने पैसा लगा रखा है हॉस्पिटल सेक्टर में, वो शायद थोड़ा एग्जिट ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी वो आईपीओ रूट से एग्जिट लेते हैं, लेकिन अगर ये रूल बन गया तो थोड़ा सा एग्जिट ले सकते हैं। चौथा पॉइंट है इसमें कि ये बहुत कठिन है इन नियमों को लागू करा पाना कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि वो R&D बेस्ड है और उसमें प्राइस कैप मुझे नहीं लगता सरकार कर पाएगी। ये बहुत ही मुश्किल काम है कि आप इसको प्राइस कैप कर दें कि इस चीज के लिए इतना करें। देखिए, मैं इस बारे में मैं दो चीजें कर रहा हूं, बहुत स्पष्ट तरीके से समझ लीजिएगा। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये सिचुएशन एनालिसिस है कि ये जो कुछ भी हुआ है इसका मतलब क्या और क्या होगा। एक तो ये सिचुएशन एनालिसिस है, लेकिन इसमें मेरा आप व्यू जानना चाहते हैं कि मैं इस बारे में सोचता क्या हूं, तो जो पार्लियामेंट पैनल ने कहा है मैं उसके साथ 100% सहमत हूं। लेकिन उसी के साथ साथ एनालिसिस मेरा ये कि हो नहीं पाएगा, ये प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसमें नहीं हो सकती। प्राइस कैप बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, नंबर वन। नंबर टू, सरकार हेल्थ केयर में इतना खर्च नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है और इंटेंट भी नहीं है, सरकार करना भी नहीं चाहती। मेरी तो मांग है कि 100% हेल्थ केयर पब्लिक के लिए फ्री होना चाहिए, जो कि यूटोपिया कहेंगे आप, हो नहीं सकता है। तीसरी बात यह है कि देखिए, प्रधानमंत्री जी ने वो एक दवा बेचने वाली योजना चलाई थी ना, जन औषधि केंद्र, उसके बावजूद मार्केट में क्या दवाएं सस्ती हुई है? नहीं हुई है। आप जन औषधि केंद्र से ले आ सकते हैं तो आपको उसी सॉल्ट की बनी हुई दवा मिल जाएगी, लेकिन आप ओटीसी काउंटर में जाएंगे तो सेम मेडिसिन आपको महंगी मिल रही है। तो उस जन औषधि केंद्र का फायदा क्या हुआ अगर पूरे देश में दवा सस्ती नहीं हो रही है? यानी आपने मुझे एक वेंट दे दिया है कि आप वहां जाके खरीदें तो सस्ती मिलेगी। अब ढूंढो जाके आप जन औषधि केंद्र कहाँ है, गली गली में तो खुला नहीं हुआ है, मेडिकल स्टोर गली गली में खुला हुआ है। और मेडिकल चीज ऐसी ना इमरजेंसी की चीज है, इंस्टेंट आपको जरूरत है तो आप जनौषधि केंद्र नहीं ढूंढते हैं, आप तुरंत ले लेते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो रूल्स आए हैं इसका इंप्लीमेंट हो पाना बहुत ही कठिन है, या मैं थोड़ा सा लिबर्टी लेके कहूं तो मुझे नहीं लगता कुछ भी इसमें इंप्लीमेंट हो पाएगा। क्योंकि जिस तरह की ये ख्यालात रखे गए हैं, इसके लिए जिस आयरन हैंड और विल पावर की जरूरत है वो मुझे किसी भी सरकार में नहीं दिखती, ना ये सरकार ना जो कोई और सरकार होगी उसमें भी। कोई बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो फार्मा लॉबी है, जो फार्मा में R&D है और जिस तरह से फार्मा कंपनियां काम करती हैं, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप उनको रोक पाए। लेकिन मैंने कहा ना कि इस पे मेरा व्यू और मेरा एनालिसिस अलग अलग। एनालिसिस मैं आपके साथ अभी कर रहा हूं और व्यू मेरा है कि बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एनालिसिस ये कहता है कि इसकी वजह से जो स्टॉक पिट गए हैं, काम की बात ये है कि जो हेल्थ केयर स्टॉक गिरे हैं, थोड़ा थोड़ा गिरे भी, कुछ खास नहीं गिरे, लेकिन फर्दर और गिरते हैं अगर, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। कौन सा स्टॉक खरीदना है, किस भाव पे खरीदना, ये आप अपने एनालिस्ट से पूछिएगा। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं कि पर्टिकुलर स्टॉक खरीदिए, लेकिन अगर इस खबर के चलते हेल्थ केयर स्टॉक और गिरते हैं तो ये आपके लिए खरीदारी का एक मौका होगा। ये मेरी क्लियर कट राय है। और सिचुएशन एनालिसिस मैंने आपको कर दिया, मेरा पर्सनल व्यू क्या मैंने वो भी आपको बता दिया। तो हेल्थ केयर सेगमेंट में ये सब चीजें होने वाली हैं। तो ये थी एक छोटी सी रिपोर्ट जो खबर आई जिसकी वजह से स्टॉक गिरे, तो हमने कहा आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ केयर सेक्टर पे मैं लगातार बात करता रहता हूँ और ये बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट एंड ऑल दैट। और सोशली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसलिए हमने इस पे आपके साथ चर्चा की। उम्मीद करता है आपको ये पसंद आया होगा। आप इस पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें बताइए कि इसमें आपको कैसा लगा। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आप मेरे एनालिटिकल एनालिसिस से सहमत हैं या मेरे व्यू पॉइंट से सहमत हैं या दोनों से सहमत हैं। जैसा भी हो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच दोस्तों। इस शो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।